जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमारा एमएससी जांग यान एक बस के अंदर अपनी आंखें खोलता है। बस में उसके जैसे बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। आंखें खुलते ही उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह वापस अतीत में आ चुका है। अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखकर यान समझ जाता है कि वह उसी समय में लौट आया है जब वह और उसके साथी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर नानरोंग डीमन केव स्टेशन जा रहे थे ताकि अपनी क्लास अवेकन कर सके। इस समय नानरोंग शहर के नष्ट होने में अभी भी 2.5 साल बाकी थे। असल में 12 साल पहले दुनिया भर में अचानक कई डीमन केव खुल गए थे और नानरोंग डीमन केव भी उन्हीं में से एक था। इन गुफाओं से निकले मॉन्स्टर्स ने इंसानों का बड़े पैमाने पर जेनोसाइड किया था, इसलिए मजबूर होकर इंसानों ने भी डीमन केव के अंदर घुसकर पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। डीमन वर्ल्ड के अंदर उन्होंने देखा कि डीमन रिफ्ट वर्ल्ड में मैजिकल इंटरफेरेंस की वजह से फायर आर्म्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स भी पूरी तरह बेकार हो जाते थे। बाद में इंसानों को पता चला कि जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी करके किसी डीमन रिफ्ट के पास जाता है तो उसके अंदर अवेकनिंग हो सकती है और वह अलग अलग तरह की क्लासेस हासिल कर सकता है। वह अपने टैलेंट और स्किल्स अवेकन कर सकता है और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने की ताकत पा सकता है। अवेकेंड लोगों ने लगातार 5 साल तक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद इंसान आखिरकार सभी डीमन रिफ्ट एंट्रेंसेस पर नियंत्रण करने में सफल हो गए और डीमन रिफ्ट वर्ल्ड के खिलाफ पलटवार शुरू कर दिया। इस घटना की वजह से पूरी ह्यूमन सोसाइटी भी बदल गई और अब हर 18 साल का हाई स्कूल ग्रेजुएट डीमन केव में जाकर अपनी क्लास अवेकन करता है। क्लासेस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: कॉम्बैट क्लास, सपोर्ट क्लास और क्राफ्ट क्लास। इनमें कॉम्बैट क्लास सबसे ऊंचे स्थान पर होती है, उसके बाद सपोर्ट क्लास आती है, जबकि क्राफ्ट क्लास सबसे नीचे मानी जाती है और लोग हमेशा उसे बेकार समझते हैं। पिछली जिंदगी में यान ने भी एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास अवेकन की थी, लेकिन उसकी क्लास में एक ऐसी चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसके साथ अवेकन हुई इनेट स्किल का नाम था मॉडिफाई। यह एक गॉड टियर स्किल थी जो किसी स्किल या आइटम के नाम में केवल एक अक्षर बदलकर उसे कचरे से खजाना या खजाने से कचरा बना सकती थी। पिछली जिंदगी में जैसे ही लोगों को उसकी इस शक्ति का पता चला, बड़े बड़े ताकतवर लोग उसे अपने साथ ले गए। वे लगातार उससे स्किल्स और इक्विपमेंट के नाम मॉडिफाई करवाते रहे। यान ने उनके लिए अनगिनत बेकार चीजों को शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स में बदल दिया, लेकिन इसी वजह से वे लोग उससे डरने भी लगे। उन्हें डर था कि उसकी शक्ति कभी उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसे लगभग नजरबंद कर दिया, उसकी ग्रोथ रोक दी और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि एक रात नानारोंग डीमन केव से लेवल 96 का एक विशाल ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल आया। यह ऐसी घटना थी जो यान की पिछली जिंदगी में कभी नहीं हुई थी और उसी दिन वो लेवल 70 पर पहुंचा था, यानी बस ह्यूमैनिटी के एलीट रैंक्स में कदम रखा था। उसे हमेशा महसूस होता था कि किसी ने जानबूझकर उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल उसे खत्म करने के लिए किया है, क्योंकि वे लोग अब उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मरने से पहले यान ने अपनी रिजरेक्शन स्किल को मॉडिफाई करके रिबर्थ में बदल दिया था और यही कारण था कि वह दोबारा जन्म लेकर यहाँ वापस आ गया। इसलिए इस बार यान ने फैसला कर लिया था कि अब वह किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा करेगा। वह अपनी असली शक्ति किसी को नहीं बताएगा और चुपचाप मजबूत बनते हुए अपने परिवार, दोस्तों और पूरे शहर की रक्षा करेगा। कुछ समय बाद बस नानारोंग सिटी हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है, जहां अवेकनिंग प्लाजा मौजूद था। कुछ स्टूडेंट्स उत्साहित थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे कोई शानदार क्लास अवेकन करेंगे। वहीं कुछ लोग डरे हुए थे कि कहीं उन्हें कोई बेकार क्लास न मिल जाए। इस बीच सबकी नजरें केवल जांग यान पर थी, क्योंकि वह पूरे स्कूल में पढ़ाई और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 था। कहा जाता था कि वह जन्म से ही माना से भरा हुआ शरीर लेकर पैदा हुआ था, इसी वजह से उसे एक जीनियस माना जाता था। सभी को यकीन था कि वह कोई बेहद शक्तिशाली कॉम्बैट क्लास अवेकन करेगा, लेकिन स्कूल का सेकंड प्लेस स्टूडेंट योंग होंगवेई यान से बेहद जलता था। उसे पूरा यकीन था कि यान को कोई बेकार क्लास ही मिलेगी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बेहद ऊंची माना एफिनिटी वाले लोग भी अक्सर एफ रैंक क्लासेस अवेकन करते हैं। कुछ देर बाद टीचर यान को सबसे पहले आगे आने के लिए कहते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स की अच्छी शुरुआत हो सके। उसे वहां ले जाते हुए वे कहते हैं, घबराओ मत, बस अपने दोनों हाथ क्रिस्टल स्फीयर पर रख दो, तुम्हारा क्लास पैनल अपने आप अवेकन हो जाएगा। इसके बाद एक ऑफिसर यान को क्लास अवेकनिंग के लिए बुलाता है और अवेकनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यान बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि टीचर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यान कोई शक्तिशाली कॉम्बैट क्लास अवेकन करे। वे तो बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उसे क्राफ्ट क्लास न मिले, क्योंकि वही सबसे बेकार मानी जाती थी। लेकिन होंगवेई अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था कि यान को कोई कचरा क्लास मिले।
पहले। जैसे ही यान क्रिस्टल को छूता है उससे तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने क्लास पैनल दिखाई देता है और जैसा उसने सोचा था उसकी क्लास निकलती है रिपेयरमैन, एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास। ये देखते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। टीचर सिर पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना मेहनती और टैलेंटशाली लड़का ऐसी क्लास कैसे अवेकन कर सकता है। वहीं होंग वेई और उसके साथी हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। होंग वेई तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह आखिरकार यान से आगे निकल जाएगा। इसी बीच वो ऑफिसर यान को सांत्वना देते हुए कहता है कि रिपेयरमैन उतनी भी बुरी क्लास नहीं है, कम से कम फार्मर क्लास से तो बेहतर है। अगर चाहे तो वह भविष्य में इक्विपमेंट रिपेयर करके अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन तभी अवेकनिंग क्रिस्टल अचानक दोबारा चमकने लगता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि यान दूसरी क्लास भी अवेकन करने वाला है। टीचर उत्साहित होकर बताते हैं कि डुअल क्लास अवेकनिंग बेहद दुर्लभ होती है और जिसे यह मिलती है उसे जीनियस में भी जीनियस माना जाता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि दूसरी क्लास पहली से कहीं बेहतर होगी। लेकिन अगले ही पल क्लास पैनल पर जो नाम दिखाई देता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यान की दूसरी क्लास थी फार्मर और सबसे बड़ी बात ये भी एक एफ रैंक क्लास थी। पूरा मैदान एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है क्योंकि फार्मर क्लास को रिपेयरमैन से भी ज्यादा बेकार माना जाता था। होंग वेई तो हंसते हंसते लगभग जमीन पर गिरने वाला था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सभी लोग तुरंत यह मान लेते हैं कि यान पूरी तरह फेल हो चुका है और उसके लिए दया और सहानुभूति भरी बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यान अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसे पता था कि उसने जो क्लासेस अवेकन की है वे दिखने में भले ही कचरा हो, लेकिन उसके पास जो टैलेंट है वह एक बेहद ओवर पावर्ड स्किल है। रिपेयरमैन क्लास की इनेट स्किल मॉडिफाई थी। ये स्किल किसी भी इनेट स्किल, इक्विपमेंट या आइटम के नाम में सिर्फ एक अक्षर बदल सकती थी। मॉडिफिकेशन के बाद वह स्किल, इक्विपमेंट या आइटम अपने नए नाम के अनुसार बदल जाता था। अगर मॉडिफाई का टारगेट खुद यान की कोई स्किल या चीज होती तो सक्सेस रेट 100% रहता था। लेकिन अगर टारगेट का लेवल यान से ज्यादा होता तो हर लेवल डिफरेंस पर सक्सेस रेट 10% कम हो जाता था। वहीं फार्मर क्लास की इनेट स्किल ग्रोथ थी। आमतौर पर यह स्किल पौधों की ग्रोथ स्पीड को 10% तक बढ़ा देती थी, लेकिन यान ने अपनी एबिलिटी की मदद से इसे मॉडिफाई करके रिवाइव में बदल दिया। अब यह स्किल सिर्फ पौधों पर ही नहीं बल्कि किसी भी टारगेट को रिवाइव कर सकती थी, जिसमें खुद चांग यान भी शामिल था। ये टारगेट की सभी इंजरीज को पूरी तरह ठीक कर देती थी और उसे दोबारा लड़ने लायक बना देती थी। हालांकि इस दौरान खर्च हुआ माना वापस नहीं आता था। यान जानता था कि अगर वह मॉडिफाई स्किल्स का सही इस्तेमाल करे तो यही उसकी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बनने वाली है। नए स्टूडेंट रैंकिंग्स को देखते हुए यान मन ही मन कसम खाता है कि इस बार वह दोनों रैंकिंग्स में पहली रैंक हासिल करेगा। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि एफ रैंक क्लास से डरना कैसा होता है। आखिर नंबर 1 स्टूडेंट को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और इस जिंदगी में यान अपनी ही ताकत के दम पर सबसे मजबूत इंसान बनना चाहता था। इसी सोच के साथ उसने चार्जिंग रैबिट ट्रेनिंग बेस से शुरुआत करने का फैसला किया। नए अवेकनर्स की मदद के लिए बिगिनर ट्रेनिंग बेस बनाया गया था। वहां इंसानों द्वारा पाले गए कमजोर डीमन केव मॉन्स्टर्स रखे जाते थे ताकि रुकीज सुरक्षित तरीके से लेवल अप कर सके। ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी और एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक थी। अगर कोई वहां का क्लियर टाइम रिकॉर्ड तोड़ देता तो उसे आने वाले प्रोविंशियल रूकी टूर्नामेंट में बोनस पॉइंट्स मिलते थे, जिससे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती थी। इसी वजह से यान सीधे ट्रेनिंग बेस की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ लेवल अप करना नहीं था, वह वहां क्लियर टाइम रिकॉर्ड तोड़कर टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी जगह पक्की करना चाहता था। ट्रेनिंग बेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वहां मौजूद ऑफिसर उसकी प्रोफाइल चेक करता है। उसे पता चलता है कि यान 10,000 लोगों में एक बार मिलने वाला डुअल क्लास अवेकनर है। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी दोनों क्लासेस एफ रैंक थी। इस वजह से ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वह सच में अकेले अंदर जाना चाहता है। वह समझाता है कि बिगिनर ट्रेनिंग बेस का पहला स्टेज डंजन दिखने में आसान जरूर है लेकिन वास्तव में उतना आसान नहीं है। इसलिए ऑफिसर उसे अपने क्लासमेट्स के साथ टीम बनाने की सलाह देता है। लेकिन यान अपना फैसला पहले ही कर चुका था। वह ऑफिसर से कहता है कि उसे सिर्फ बिगिनर गियर दे दिया जाए। ऑफिसर को लगता है कि यान अभी भी अपनी हकीकत स्वीकार नहीं कर पाया है। आखिर अवेकनिंग से पहले वह पढ़ाई और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 था, लेकिन अब उसे 2 एफ रैंक क्लासेस मिली थी। कुछ देर बाद ऑफिसर उसे बिगिनर गियर देता है। यान हैरान रह जाता है क्योंकि उसे सिर्फ एक आयरन स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि लेदर बूट्स भी दिए जाते हैं। इन बूट्स से उसकी स्पीड में बोनस मिलता था। यान समझ जाता है कि ऑफिसर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि लोग अभी भी उसे कमजोर समझ रहे हैं। ट्रेनिंग एरिया की तरफ बढ़ते समय ऑफिसर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह चार्जिंग रैबिट्स को संभाल न पाए तो तुरंत मदद मांग लेना। यान मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है।
है। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने से ठीक पहले वह मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है और उस सोड की पेनिट्रेशन बढ़ा देता है और बूट्स में 15% मूवमेंट स्पीड और जोड़ देता है। असल में वह चाहे तो सोड को होली सोड या डीमन सोड में भी बदल सकता था, लेकिन यहाँ हर जगह कैमराज लगे हुए थे। पिछली जिंदगी में अपनी शक्ति दिखाने की कीमत वह पहले ही चुका चुका था, इसलिए इस बार वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। वैसे भी लेवल 1 इक्विपमेंट को मॉडिफाई करके कोई चमत्कारी आर्टिफैक्ट नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति के लिए यह काफी था। ट्रेनिंग बेस 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, बेसिक एरिया, एडवांस्ड एरिया और बॉस एरिया। साधारण ट्रेनिंग बेसिक एरिया में होती थी, ज्यादा कठिन चुनौती चाहिए तो एडवांस्ड एरिया मौजूद था। लेकिन अगर किसी को क्लियर टाइम रिकॉर्ड बनाना हो तो उसे बॉस एरिया तक पहुंचकर बॉस रैंक चार्जिंग रैबिट को मारना पड़ता था। चार्जिंग रैबिट्स लेवल 1 मॉन्स्टर्स थे। उनके सिर पर क्रिस्टल शेल होती थी जिससे वे टक्कर मारकर हमला करते थे। साथ ही उनका स्वभाव बेहद हिंसक था। यान का गोल सीधा लेवल 5 तक पहुंचना था। इसके लिए उसे कम से कम 100 चार्जिंग रैबिट्स मारने थे। ज्यादा समय नहीं बीतता और रैबिट्स उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यान पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि लेवल 5 पहुंचने के बाद ही वह अगले स्टेज साइक्लोन वुल्फ बेस को चैलेंज कर पाएगा। यह जगह नए रुकीज के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन यान के लिए लेवल अप करने की सबसे बेहतरीन जगह थी। बिना समय गंवाए वह रैबिट्स की ओर दौड़ पड़ता है और एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर्स उसकी तलवार के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। उन्हें मारते हुए यान सोचता है कि शायद वह एक ही बार में लेवल 10 तक पहुंच जाए, क्योंकि लेवल 10 पर उसे एक नई स्किल मिलने वाली थी जो भविष्य में अल्टीमेट मॉन्स्टर्स बनाने में मदद करेगी, और वही स्किल उसे बेहद शक्तिशाली बनाने वाली थी। मॉन्स्टर्स का शिकार करते समय उसे याद आता है कि इस वक्त होंगवेई भी अपनी क्लास अवेकन कर रहा होगा और उसे पूरा भरोसा था कि अवेकनिंग खत्म होते ही वह उसे परेशान करने जरूर आएगा। उधर ठीक वैसा ही होता है। होंगवेई अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि उसे कम से कम यान से बेहतर क्लास मिल जाए। क्रिस्टल तेज रोशनी छोड़ता है और कुछ ही क्षण बाद उसकी क्लास सामने आती है, ए रैंक कॉम्बैट क्लास बरसरकर। ये देखते ही होंगवेई खुशी से उछल पड़ता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने यान को पीछे छोड़ दिया है। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से होंगवेई हमेशा यान के पीछे दूसरे स्थान पर रहा था। होंगवेई घमंड से घोषणा करता है कि अब वह नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 है। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते हुए यान को कचरा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब उन्हें यान कहीं दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि वह शर्म के मारे कहीं छिप गया है। तभी होंगवेई के एक साथी को याद आता है कि उसने यान को बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ जाते देखा था। ये सुनते ही होंगवेई वहां जाने का फैसला करता है। उसे पूरा यकीन था कि यान इस समय वहां पूरी तरह संघर्ष कर रहा होगा। ऊपर से वे दिखावा करते हैं कि वे उसकी मदद करने जा रहे हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ यान का मजाक उड़ाना था, और यह बात उनके टीचर भी अच्छी तरह समझ रहे थे। टीचर यह सब देखकर काफी दुखी थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि यान ने हमेशा कितनी मेहनत की है। उन्होंने कई बार उसे रात देर तक क्लासरूम में पढ़ाई करते देखा था। वहीं कम्बैट ट्रेनिंग के दौरान भी वह खुद को अपनी सीमा तक धकेल देता था। माना ट्रेनिंग रूम में तो पेन सेटिंग पूरी तरह मैक्स होने के बावजूद उन्होंने कभी यान को दर्द की आवाज निकालते नहीं देखा था। इसी वजह से टीचर समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी मेहनत करने वाले स्टूडेंट को आखिर सबसे बेकार एफ रैंक क्लासेस कैसे मिल गई। लेकिन भीड़ में एक और स्टूडेंट मौजूद था जो यान पर पूरा भरोसा करता था। उसे नहीं लगता था कि एफ रैंक क्लासेस यान को रोक सकती है। उस स्टूडेंट का नाम वांग किंग फैंग था। वह यान का राइवल भी था। पूरे स्कूल में पढ़ाई और कॉम्बैट दोनों में वह दूसरे स्थान पर था, ठीक यान के पीछे। पहले साल के फाइनल्स के दौरान वांग किंग फैंग यान के दृढ़ संकल्प से काफी प्रभावित हुआ था। जब उसे पता चला कि होंगवेई यान को परेशान करने जा रहा है तो उसने भी वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उसका कारण अलग था। वह चाहता था कि यान को परेशान करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास रहे। अगर होंगवेई ने यान को हाथ लगाने की कोशिश की तो वह होंगवेई की पिटाई करने वाला था। उधर ट्रेनिंग बेस में यान 100 से ज्यादा चार्जिंग रैबिट्स को मार चुका था। हालांकि उसके पास पिछली जिंदगी का अनुभव था, फिर भी उसका कमजोर शरीर इस लड़ाई का भारी दबाव झेल रहा था। लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब सिर्फ रैबिट किंग को मारना बाकी था। उसे हराते ही वह पूरा एरिया क्लियर कर लेगा और लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। रैबिट किंग एक लेवल 5 मॉन्स्टर था। उसके सिर पर एलिमेंटल क्रिस्टल लगी हुई थी और वह अपने रैमिंग अटैक्स के साथ एलिमेंटल डैमेज भी दे सकता था। इस समय यान खुद लेवल 4 पर था और काफी घायल भी हो चुका था। उसे पता था कि अगर वह रैबिट किंग से सीधे भिड़ गया तो हार निश्चित थी, लेकिन उसके पास पहले से एक योजना तैयार थी। जैसे ही रैबिट किंग अपनी इनेट स्किल फ्लेम हेडबट का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर दौड़ता है, यान वही करता है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है और रैबिट किंग की स्किल फ्लेम हेडबट को बदलकर फ्लेम हेड बर्स्ट बना देता है। यह ऐसी स्किल थी जो उसके सिर पर मौजूद क्रिस्टल को विस्फोटित कर देती थी और आसपास भारी डैमेज पहुंचाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान
नुकसान खुद रैबिट किंग को होता था। रैबिट किंग यान तक पहुंच भी नहीं पाता कि उसके सिर का क्रिस्टल फट जाता है। धमाके के साथ रैबिट किंग मौके पर ही मर जाता है। मॉन्स्टर को मारते ही यान सफलतापूर्वक लेवल 5 पर पहुंच जाता है। उसी समय बाहर नोटिस बोर्ड पर एक नई अनाउंसमेंट दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि यान ने चार्जिंग रैबिट एलीट रिकॉर्ड को सिर्फ 36 मिनट में तोड़ दिया है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड 1 घंटे से भी ज्यादा का था। होंग वेई इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसे लगता है कि यान ने जरूर किसी तरह चीटिंग की होगी। इसी वजह से वह तय करता है कि वह यान के पास जाकर सबके सामने उसका सच उजागर करेगा। उधर यान समझ जाता है कि अब अगला स्टेप शुरू करने का समय आ गया है। चार्जिंग रैबिट्स को खत्म करने के बाद अब उसका गोल साइक्लोन वुल्व्स थे। आगे बढ़ने से पहले वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह रिकवर कर लेता है। पिछली जिंदगी में वुल्फ किंग ने उसे उम्मीद से ज्यादा परेशान किया था, लेकिन इस बार यान न सिर्फ उसका बदला लेने वाला था, बल्कि थोड़ा ब्याज भी जोड़ने वाला था। कुछ समय बाद वह साइक्लोन वुल्फ बेस पहुंच जाता है। इस बेस में सामान्य वुल्फ्स का लेवल 6 से 9 के बीच था, जबकि वुल्फ किंग का लेवल 10 तक पहुंचता था। दूसरी तरफ इस समय नए स्टूडेंट्स का लेवल आमतौर पर सिर्फ 1 से 5 के बीच होता था, इसीलिए किसी सामान्य रूकी के लिए यहाँ आना लगभग खुद पिटने के बराबर था। साइक्लोन वुल्फ्स की ताकत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उनके रिवॉर्ड्स भी उतने ही शानदार थे। अगर कोई इस ट्रेनिंग बेस में टिक कर लड़ सके तो वह स्टेज पर मिलने वाले सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सकता था। यही वजह थी कि खतरा ज्यादा होने के बावजूद कई अवेकनर्स यहाँ चुनौती लेने आते थे। इस समय यान लेवल 5 पर था, और अगर वह वुल्फ किंग को हरा देता तो सीधे लेवल 10 तक पहुंच सकता था। सामान्य परिस्थितियों में किसी रुकी को लेवल 10 तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगते थे, लेकिन इस बेस को एक बार क्लियर करने पर वही परिणाम तुरंत मिल सकता था। लेवल 10 पर पहुंचने के बाद व्यक्ति एक नई इनेट स्किल अवेकन कर सकता था। साथ ही उसे विल्डरनेस में अकेले ट्रेनिंग करने की अनुमति भी मिल जाती। यान के लिए ये दोनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण थी। इसी वजह से वह जितनी जल्दी हो सके लेवल 10 तक पहुंचना चाहता था। बेस के गेट पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से होती है। यह आदमी पहले वाले ऑफिसर जैसा बिल्कुल नहीं था। वह व्यंग्य भरे अंदाज में पूछता है कि क्या यान सच में इस बेस को अकेले चैलेंज करना चाहता है। वह बताता है कि लेवल 8 या लेवल 9 के फ्रेशमैन भी यहाँ 6 लोगों की पार्टी बनाकर आते हैं। वह एक उदाहरण भी देता है कि कुछ समय पहले एक ए रैंक क्लास वाला जीनियस स्टूडेंट भी यहाँ अकेले आया था, लेकिन वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि बाद में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दे पाया। इसी वजह से ऑफिसर को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यान जैसा तो एफ रैंक क्लासेस वाला व्यक्ति वह कर पाएगा जो वह जीनियस नहीं कर सका। यान उसकी चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन साफ कह देता है कि वह अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। इस पर ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि वह उसे चेतावनी नहीं दे रहा। अगर यान को मरने का इतना ही शौक है तो वह उसे रोकने वाला नहीं है। यान को इसमें कोई हैरानी नहीं होती। आखिर अवेकनिंग के बाद से लोग लगातार उसे नीचा दिखा रहे थे, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था जो किसी की बात सुनकर रुक जाए। बिना समय गंवाए यान सीधे ट्रेनिंग बेस के अंदर घुस जाता है और वुल्फ्स की ओर दौड़ पड़ता है। उन्हें देखते हुए वह मन ही मन सोचता है, काफी समय हो गया तुम लोगों से मिले हुए, पहले तुम्हारी ताकत फिर से याद कर लेता हूँ। वहीं बालकनी पर खड़ा ऑफिसर यह सब देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान सचमुच वुल्फ्स की तरफ भाग रहा है। उसकी नजर में यान सिर्फ एक बेवकूफ लड़का था जो कुछ ही मिनटों में अपनी जान कमाने वाला था। लेकिन कुछ ही देर बाद ऑफिसर को एहसास हो जाता है कि वह कितना गलत था। वह अपनी आंखों से यान को मॉन्स्टर्स को ऐसे काटते हुए देखता है जैसे वे कोई खतरा ही ना हो। हैरानी के कारण उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि यान ने अभी तक अपनी कोई इनेट स्किल तक इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी वह मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा था। यह देखकर ऑफिसर खुद से पूछने लगता है कि क्या यान सच में कोई जीनियस है। कुछ समय बाद यान ने मॉन्स्टर्स की लाशों का एक बड़ा ढेर लगा दिया था। अब ऑफिसर पूरी तरह मान चुका था कि यान कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक असली पावर हाउस है। उसे याद आता है कि उसने प्रवेश करते समय यान का मजाक उड़ाया था। इसी वजह से वह सोचता है कि बेहतर होगा कि यान के बाहर आने से पहले ही वह वहां से निकल जाए। दूसरी तरफ यान लाशों के ढेर पर बैठकर आराम कर रहा था। वह मानता है कि इस ट्रेनिंग बेस की कठिनाई वाकई काफी ज्यादा थी। अगर उसके पास रिजेनरेशन स्किल न होती तो वह कई बार मर चुका होता। इस समय तक वह लेवल 9 तक पहुंच चुका था, लेकिन यह उपलब्धि उसे बेहद दर्दनाक लड़ाई के बाद मिली थी, क्योंकि साइक्लोन वुल्फ्स चार्जिंग रैबिट से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। रिजेनरेशन स्किल उसकी जान तो बचा सकती थी, लेकिन इंजरीज का दर्द कम नहीं कर सकती थी। फिर भी यान को इसकी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि अपनी किस्मत बदलने की कीमत दर्द के रूप में जरूर चुकानी पड़ेगी। अब पूरे वुल्फ पैक को खत्म करने के बाद उसके सामने सिर्फ एक दुश्मन बचा था, वुल्फ किंग। तभी दूर से लेवल 10 वुल्फ किंग उसकी तरफ आता दिखाई देता है। उसके फर में विंड एलिमेंट की शक्ति बह रही थी और उसके पास विंड ब्लेड क्लॉ नाम की स्किल भी थी। वुल्फ किंग की स्किल्स देखने के बाद यान समझ जाता है कि इस बार मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। अगर उसने गलत मॉडिफिकेशन कर दिया तो स्थिति
और खराब हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद यान आखिर फैसला कर लेता है। वह अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है कि इस बार लड़ाई एक आदमी की तरह होगी। स्किल्स के अलावा भी उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। आखिर वह अभी भी एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में पूरे स्कूल का नंबर 1 था। बिना किसी हिचकिचाहट के यान सीधे वुल्फ किंग पर झपट पड़ता है। उधर होंगवेई और उसके साथी बड़ी मुश्किल से चार्जिंग रैबिट ट्रेनिंग बेस से बाहर निकल पाए थे। अगर उन्होंने समय रहते मदद न मांगी होती तो शायद वे वहीं मर जाते। बेस का ऑफिसर उन्हें डांटता है कि वे बेसिक जोन में ट्रेनिंग करने की बजाय एडवांस्ड जोन में क्यों घुस गए। होंगवेई अंदर ही अंदर गुस्से से चल रहा था। पूरी पार्टी होने के बावजूद वह बॉस जोन तक नहीं पहुंच पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान ने आखिर इसे कैसे क्लियर कर लिया। गुस्से में वह अपने एक साथी पर मुक्का भी मार देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यान ने चीटिंग की है। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक नोटिस बोर्ड पर एक और नोटिफिकेशन चमक उठती है। उसमें लिखा होता है कि साइक्लोन वुल्फ्स ट्रेनिंग बेस का रिकॉर्ड टूट चुका है और नया रिकॉर्ड बनाने वाला था यान। समय था सिर्फ 29 मिनट। ये देखकर होंगवेई के सभी साथी दंग रह जाते हैं। लेकिन होंगवेई का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर वो यान को बदनाम करके रहेगा। फिर वह अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें वुल्फ्स ट्रेनिंग बेस जाना चाहिए। ऊपर से वे दिखावा करेंगे कि वे यान को बधाई देने जा रहे हैं, लेकिन असल में होंगवेई उसकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहता था। उधर ट्रेनिंग बेस के अंदर यान आखिरकार लेवल 10 तक पहुंच जाता है और लेवल 10 पहुंचते ही उसे नई इनेट स्किल्स मिलती है। रिपेयरमैन क्लास से उसे ड्यूरेबिलिटी स्किल मिलती है, जबकि फार्मर क्लास से प्लांट ग्राफ्टिंग स्किल मिलती है। प्लांट ग्राफ्टिंग देखकर यान काफी खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है और प्लांट ग्राफ्टिंग को बदलकर यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग बना देता है। यह एक बेहद ओवर पावर्ड स्किल थी। यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग ऐसी स्किल थी जो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स बना सकती थी। साथ ही यह दो अलग अलग स्पीसीज के जीन्स को जोड़कर एक नई स्पीसीज बना सकती थी। नई स्पीसीज कमजोर भी हो सकती थी और बेहद शक्तिशाली भी। फिलहाल सुपीरियर स्पीसीज बनने की संभावना सिर्फ 10% थी, लेकिन जैसे जैसे स्किल का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वह ज्यादा स्पीसीज को ग्राफ्ट कर पाएगा और सुपीरियर स्पीसीज बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। भले ही इस स्किल पर कई रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन यान जानता था कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर एबिलिटीज में से एक है। अगर दो ए रैंक मॉन्स्टर्स को मिलाया जाए तो एस रैंक मॉन्स्टर बनने की भी संभावना थी। फिर बीस्ट टैमर स्किल स्क्रोल की मदद से उस मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता था और वह एक वफादार बैटल कंपेनियन बन जाता। पिछली जिंदगी में यान ने देखा था कि बड़े बड़े लोग उसकी इसी शक्ति का फायदा उठाते थे, लेकिन इस बार वह यह शक्ति सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने वाला था। सब कुछ खत्म करने के बाद यान बाहर जाने की तैयारी करता है। उसे अपनी प्रोग्रेस देखकर खुद भी हैरानी हो रही थी। उसे एक मैजिक क्रिस्टल भी मिला था जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी। मैजिक क्रिस्टल्स की ड्रॉप रेट बहुत कम होती थी और उन्हें इक्विपमेंट में लगाने पर शक्तिशाली इफेक्ट्स मिलते थे। हालांकि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मिलने वाले क्रिस्टल्स एसोसिएशन की संपत्ति माने जाते थे, लेकिन अब यान लेवल 10 तक पहुंच चुका था। इसका मतलब था कि वह डीमन केव के वाइल्ड एरिया में जा सकता था और वहां मिलने वाला हर क्रिस्टल और मटेरियल पूरी तरह उसका होगा। इसे सोचकर यान को यकीन हो जाता है कि उसके पैसों की समस्या जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन तभी उसकी छाती पर लगी क्लॉ इंजरी में तेज दर्द उठता है। समस्या ये थी कि ये चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वह मर जाए, इसलिए रिजरेक्शन स्किल भी एक्टिवेट नहीं हो सकती थी और उसके पास अस्पताल में इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। यानी सबसे आसान तरीका यही था कि वह खुद को मार दे और रिजरेक्शन ट्रिगर कर ले, लेकिन वह ऑफिसर्स के सामने ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वे उस पर नजर रखे हुए थे। अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसकी ताकत पर शक करने लगते। इसलिए वह तय करता है कि किसी सुनसान जगह जाकर यह काम करेगा। यान अपनी शर्ट पहनता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वह हैरान रह जाता है। वहां बड़ी संख्या में लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स थे जबकि कई सीनियर्स भी वहां मौजूद थे। सब लोग उसे देखने आए थे क्योंकि उसने नया रिकॉर्ड बना दिया था। इतनी भीड़ देखकर यान का सिर दर्द करने लगता है। अब वह आसानी से रिजरेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वह घायल होने के बाद अचानक सबके सामने पूरी तरह ठीक हो जाता तो लोग तुरंत समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह इस भीड़ से पीछा कैसे छुड़ाए, लेकिन तभी अचानक उसके घाव अपने आप भरने लगते हैं। यान हैरानी से ऊपर देखता है और तभी उसे एक एस रैंक सपोर्ट प्रोफेशन दिखाई देती है, होली एंजल। वह उसकी हीलिंग कर रही थी। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जब वे मुड़कर देखते हैं कि यह कौन है तो उन्हें पता चलता है कि वह कैक्सन है, यो फैमिली की बेटी। और यो फैमिली नानारोंग की सबसे शक्तिशाली क्लैंस में से एक थी। कैक्सन को देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसे दर्जे की कोई लड़की वहां आएगी। वहीं यान भी काफी प्रभावित होता है क्योंकि कैक्सन ने सचमुच उसकी जान बचा ली थी। वह उसके पास जाकर धन्यवाद देता है क्योंकि उसके सारे घाव पूरी
पूरी तरह ठीक हो चुके थे। यान उससे कहता है कि चूंकि उसने उसकी मदद की है, इसलिए भविष्य में अगर उसके किसी गियर को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़े तो वह उसकी मदद करेगा। अंदर ही अंदर यान यह भी सोच रहा था कि भविष्य में कैक्सिन के साथ टीम बनाना पूरा नहीं होगा। आखिर उसकी हीलिंग स्किल किसी भी मुश्किल परिस्थिति में बेहद काम आने वाली थी। कैक्सिन मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद स्वीकार करती है और कहती है कि वह उस दिन का इंतजार करेगी जब उसका इक्विपमेंट टूटेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी होंग वेई वहां पहुंच जाता है और पहुंचते ही यान पर चीटिंग का आरोप लगाने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको कहता है कि यान की बातों में मत आना क्योंकि वह एक चीटर है। होंग वेई दावा करता है कि यान ने जो स्पीड रन रिकॉर्ड बनाया है वह चीटिंग करके बनाया है। वह सबको याद दिलाता है कि यान के पास 2 एफ रैंक क्लासेस हैं। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर सभी जानते थे कि क्राफ्ट क्लास वालों के पास लगभग कोई कम्बैट पावर नहीं होती। होंग वेई आगे कहता है कि किसी भी इंसान के लिए अकेले ट्रेनिंग बेस क्लियर करना और साथ में नया रिकॉर्ड बनाना असंभव है। उसके अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के पास बेहद शक्तिशाली इक्विपमेंट हो, लेकिन यान तो गरीब है, इसलिए होंगवेई के हिसाब से यह बात और भी ज्यादा संदिग्ध थी। अंदर ही अंदर होंगवेई मान चुका था कि यान उसे ईमानदारी से कभी नहीं हरा सकता, इसीलिए जरूर उसने कोई सस्ती चाल चली होगी। फिर वह एक और आरोप लगाता है। वह कहता है कि अगर यान के पास इतना शक्तिशाली इक्विपमेंट खरीदने के पैसे थे तो इसका मतलब है कि वह कभी गरीब था ही नहीं। उसने जानबूझकर स्कूल से फाइनेंशियल एड लेने के लिए सबको धोखा दिया है। यह सुनते ही भीड़ का उत्साह थोड़ा कम होने लगता है। तभी यान शांत आवाज में होंगवेई से पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे। होंगवेई तुरंत हाँ कह देता है। वह यान से कहता है कि अपना सारा गियर उतार कर उससे लड़ाई करे। अगर वह जीत गया तो वह मान लेगा कि यान ने चीटिंग नहीं की। कैक्सिन तुरंत यान को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यान मुस्कुराकर उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के होंगवेई की चुनौती एक्सेप्ट कर लेता है। असल में यान काफी समय से होंगवेई से छुटकारा पाना चाहता था ताकि वह भविष्य में उसके रास्ते का कांटा न बने। वहीं होंगवेई तुरंत अपनी बरसरकर ऑरा छोड़ता है। वह घमंड से कहता है कि यान ने उसे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह दावा करता है कि कुछ ही देर में वह यान के सारे दांत तोड़ देगा। इसके बाद होंगवेई अपनी बरसरकर स्किल एक्टिवेट कर देता है। ये स्किल हर मिनट 1% एचपी खर्च करती थी, लेकिन बदले में स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस को 30% तक बढ़ा देती थी। यान हल्का सा हंसते हुए कहता है कि होंगवेई बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसे देखना है कि वह यह जोश 1 मिनट तक भी बनाए रख सकता है या नहीं। यान को यकीन नहीं हो रहा था कि होंगवेई सच में सोचता है कि सिर्फ क्लास रैंक के दम पर वह उसे कुचल सकता है। वह फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है। आज वह होंगवेई को ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और वह सबक था कि असली ताकत क्लास से नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ कैक्सिन चिंता में डूबी सोच रही थी। एक ए रैंक कॉम्बैट क्लास का मुकाबला एक एफ रैंक क्राफ्टिंग क्लास से, ये तो बिल्कुल भी बराबरी की लड़ाई नहीं है। जबकि यान अंदर ही अंदर राहत महसूस करता है, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ने से पहले उसने अपने सभी मॉडिफाइड गियर्स को उनकी ओरिजिनल स्टेट में वापस कर दिया था। इसीलिए उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसके इक्विपमेंट में कुछ अजीब नोटिस कर लेगा। वह तो लेदर बूट्स तक उतार देता है ताकि सब देख सकें कि उसके पास एक भी गियर नहीं है। होंगवेई इसे अपना फायदा समझता है। वह तुरंत युआन की तरफ दौड़ता है और उसके सिर पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन यान बेहद आसानी से उसके हमले से बच जाता है। यह देखकर होंगवेई पूरी तरह चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता। वह लगातार मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, उम्मीद करते हुए कि कोई न कोई वार तो लग ही जाएगा। लेकिन यान के सामने उसके सारे पंचेस बेहद धीमे लग रहे थे। वह हर वार से आसानी से बचता जाता है। यान मानता है कि इस रैंक पर सेकर क्लास वाकई शानदार है, लेकिन हमला तभी मायने रखता है जब वह सामने वाले को लगे। वह होंगवेई से कहता है कि आंखें बंद करके लगातार वार करना सिर्फ स्टेमिना की बर्बादी है। साथ ही उसे याद दिलाता है कि पिछले 3 सालों में उसने उसकी पूरी फाइटिंग स्टाइल को अच्छी तरह समझ लिया है। फिर यान काउंटर अटैक की तैयारी करता है और होंगवेई को याद दिलाता है कि उसने कभी भी यान की फाइटिंग स्टाइल को नहीं समझा। इससे पहले कि होंगवेई कुछ समझ पाता, यान उसकी दाईं पसली पर जोरदार मुक्का मार देता है। एक ही वार से होंगवेई के पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से कराहने लगता है। वहीं यान आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि वह अभी भी नंबर 1 है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास वाला इंसान ए रैंक बरसेकर को कैसे हरा सकता है। होंगवेई को उसकी औकात दिखाने के बाद यान फैसला करता है कि अब उसे निकलना चाहिए। आखिर बहुत जल्द उसे डीमन केव के वाइल्ड एरियाज में जाना था, लेकिन उससे पहले उसे कुछ अच्छे इक्विपमेंट खरीदने थे। मॉडिफाइड स्किल की वजह से उसे अच्छे गियर की चिंता नहीं थी, समस्या सिर्फ पैसे की थी। क्योंकि ट्रेनिंग बेस का गियर वापस करने के बाद
अब उसे सब कुछ खुद खरीदना था। वह अपना बटुआ देखता है और याद आता है कि वह कितना करीब है। तभी उसे पीछे से एक पंच आता हुआ महसूस होता है। यान तुरंत पलटकर उसे आसानी से रोक लेता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने किंग फैंग खड़ा होता है, उसका दोस्ताना राइवल। किंग फैंग मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि 3 साल लगातार एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 रहने वाला इंसान ऐसा ही होगा। इसके बाद किंग फैंग यान को एक ड्रिंक खरीद कर देता है और यान उससे पूछता है कि क्या वह उसकी और होंगवेई की लड़ाई के समय वहां मौजूद था। किंग फैंग उसकी बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि अगर यान होंगवेई को नहीं हरा पाता तो वह खुद आगे बढ़कर होंगवेई की पिटाई कर देता, क्योंकि पूरे स्कूल में यान ही एकमात्र इंसान है जिसे वह अपना असली अपोनेंट मानता है। उसके अनुसार होंगवेई जैसे लोग कोई मायने नहीं रखते। ये सुनकर यान मुस्कुराता है और कहता है कि किंग फैंग खुद भी उसके खिलाफ कभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा, उसे अभी भी पहला साल याद था। फाइनल्स के दौरान किंग फैंग ने खुद हार मान ली थी और उस दिन के बाद से हर साल वह जानबूझकर सरेंडर करता आया था। यान सीधे कह देता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि किंग फैंग ऐसा क्यों करता है। किंग फैंग एक अमीर परिवार का लड़का है और उसे स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वह जानबूझकर टॉप स्कॉलरशिप यान को दिलवाता रहा है। किंग फैंग तुरंत इस बात से इनकार कर देता है। वह मजाक में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह तो सिर्फ यान की डरावनी आंखों से डर गया था। यान भी मुस्कुरा देता है। फिर वह उससे पूछता है कि अगर इस साल नेशनल रूकी टूर्नामेंट में उनका सामना हुआ तो क्या वह फिर सरेंडर कर देगा। लेकिन इस बार किंग फैंग तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि इस बार ऐसा होने का कोई सवाल ही नहीं है। वह वादा करता है कि इस बार वह पूरी ताकत से लड़ेगा। दोनों इस बात पर ड्रिंक उठाकर टोस्ट करते हैं। तभी किंग फैंग एक कार्ड निकालकर यान की तरफ फेंक देता है। उस कार्ड में 2000 थे। वह कहता है कि वह यान से साइक्लोन वुल्फ बेस का स्पीड रन स्ट्रैटेजी खरीदना चाहता है। जाते जाते वह यान को याद दिलाता है कि स्ट्रैटेजी जल्द भेज देना। यान भी हामी भर देता है। किंग फैंग के जाने के बाद यान राहत की सांस लेता है। उसे पता था कि किंग फैंग असल में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वह मन ही मन तय करता है कि भविष्य में वह यह एहसान जरूर चुकाएगा। अब उसके पास खर्च करने के लिए 2000 थे, इसलिए वह मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। उसे उत्सुकता थी कि वहां कौन सा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद यान उस सबसे सस्ते ब्लैक मार्केट स्टॉल पर पहुंच जाता है जिसे वह जानता था। उसे किसी खास चीज की उम्मीद नहीं थी। आखिर वहां ज्यादातर साधारण सामान ही बिकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती। थोड़ी देर खोजने के बाद उसकी नजर एक डीमन शेड सेबर पर पड़ती है। उसमें साइक्लोन वुल्फ मैजिक क्रिस्टल जड़ा हुआ था। यह एक E+ रैंक इक्विपमेंट था जिसे मीटियर आयरन से बनाया गया था और उसमें लेवल 5 साइक्लोन वुल्फ मैजिक क्रिस्टल लगाया गया था। यह साइक्लोन स्किल भी इस्तेमाल कर सकता था। दुकानदार यान को बताता है कि वह इसे 18,000 में बेच सकता है। अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी होती तो इसकी कीमत कम से कम 25,000 होती। यान को इसकी कीमत सुनकर कोई हैरानी नहीं होती। वह पहले से इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बगल में रखी एक साधारण तलवार पर जाती है। वह उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार बताता है कि वह सिर्फ 5,000 की है। उसका नाम एज्योर स्टील सोर्ड था, एक E रैंक सोर्ड जिसे साधारण एज्योर स्टील से बनाया गया था। कुछ देर सोचने के बाद यान दुकानदार को एक सौदा देता है। वह कहता है कि अगर वह डीमन शेड सेबर की ड्यूरेबिलिटी ठीक कर दे तो क्या बदले में उसे एज्योर स्टील सोर्ड मिल सकती है। यह सुनकर दुकानदार तुरंत उत्सुक हो जाता है। वह पूछता है कि क्या यान सच में ऐसा कर सकता है। जवाब में यान अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि यह जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। असल में यान की नजर शुरू से डीमन शेड सेबर पर नहीं थी। उसका असली गोल एज्योर स्टील सोर्ड थी, क्योंकि वह जानता था कि मॉडिफाई स्किल की मदद से यह तलवार एक खास लेजेंडरी वेपन में बदल सकती है। दुकानदार यान से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ड्यूरेबिलिटी क्लास है, क्योंकि किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम होता है। यान बताता है कि वह F रैंक क्राफ्ट क्लास का रिपेयरमैन है। यह सुनकर दुकानदार कहता है कि उसके पास भी क्राफ्ट क्लास है, लेकिन उसकी क्लास D रैंक ब्लैकस्मिथ है। वह दावा करता है कि उसे वेपन्स की अच्छी समझ है और फिर भी वह खुद इस तलवार की ड्यूरेबिलिटी ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता। इसके बाद वह यान को समझाने लगता है अगर किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी शून्य हो जाए तो वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए वेपन की आंतरिक संरचना को महसूस करना पड़ता है, उसके अंदर बह रहे मैजिक को समझना पड़ता है और फिर उसे अंदर से दोबारा बनाना पड़ता है। अगर रिपेयर फेल हो जाए तो ड्यूरेबिलिटी और भी कम हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर यान असफल हुआ तो उस पर 18,000 का कर्ज चढ़ जाएगा। संयोग से उसी समय कैक्सन भी मार्केट में मौजूद थी। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे पता था कि दुकानदार गलत नहीं कह रहा। उसके फैमिली गिल्ड के B रैंक प्रोफेशनल्स तक किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करने में परेशानी महसूस करते थे, लेकिन यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। पिछली जिंदगी में वह A रैंक और S रैंक आर्टिफैक्ट्स तक रिपेयर कर चुका था। ज्यादातर लोग F रैंक रिपेयरमैन अवेकन होने के बाद हार मान लेते थे, लेकिन यान हमेशा दूसरों से बेहतर बनना चाहता था। इसी वजह से उसने ड्यूरेबिलिटी स्किल की ट्रेनिंग में खुद को हद तक धकेल दिया था। अब पुनर्जन्म के बाद
वही मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसके लिए इस लेवल का गियर रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही यान डीमन शेड सेबर पर काम शुरू करता है, आसपास खड़े लोग हैरानी से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि कैक्सिन को भी समझ आ जाता है कि यान मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि वह उसका इक्विपमेंट रिपेयर कर सकता है। कुछ देर बाद यान सफलतापूर्वक डीमन शेड सेबर को रिस्टोर कर देता है और उसे दुकानदार को वापस सौंप देता है। दुकानदार उत्साह से तलवार जांचता है, फिर हैरान होकर यान की तारीफ करता है। वह मान लेता है कि उसने यान को पूरी तरह गलत समझा था। इसके बाद वह एज्योर स्टील सोड उठाकर यान को दे देता है और कहता है कि अब यह उसकी है। यान खुशी से तलवार ले लेता है। अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब बस एक काम बाकी है, मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल। अगले ही पल वह एज्योर स्टील सोड को मॉडिफाई करके साइंस स्टील में बदल देता है। एक लेजेंडरी ब्लेड। कहा जाता था कि प्राचीन समय में एक ऑड इसी तलवार को लेकर दुश्मनों की सेनाओं को चीरता हुआ निकल जाता था। ऐसी तलवार मिलने के बाद यान समझ जाता है कि उसके 2000 अब बच जाएंगे। आखिर यूनिवर्सिटी की फीस कोई छोटी रकम नहीं थी। साथ ही उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसकी बहन की जिंदगी भी आसान नहीं रही थी। हालांकि उसे पता था कि भविष्य में उसकी बहन बेहद महान बनेगी, लेकिन फिलहाल वह घर में बंद रहने वाली एक शर्मीली लड़की थी। इसी वजह से यान उसके लिए कुछ पैसे बचा कर रखना चाहता था। वह जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है, सामने कैक्सिन खड़ी थी। कैक्सिन उससे पूछती है कि क्या वह उसे हायर कर सकती है। फिर वह सीधे ऑफर रखती है कि अगर यान उसकी मदद करके उसे लेवल 10 तक पहुंचा दे तो वह उसे 50,000 देने को तैयार है। फिलहाल कैक्सिन सिर्फ लेवल 3 पर थी। यान बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, जिसे कैक्सिन खुश हो जाती है। वहीं यान अंदर ही अंदर और ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे पैसा खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गया हो। तभी कैक्सिन अचानक दुकानदार के पास पहुंच जाती है और कहती है कि वह डीमन शेड सेबर खरीदना चाहती है। दुकानदार गर्व से बताता है कि अब उसकी कीमत 25,000 है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है। अगले ही पल कैक्सिन सबको चौंका देती है। वह सीधे अपनी स्टोरेज रिंग से पैसे निकाल लेती है। यह देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कैक्सिन सच में किसी बेहद अमीर परिवार से आती है। वह बिना समय कमाए डीमन शेड सेबर उसे सौंप देता है। दूसरी तरफ यान सोच रहा था कि वह भविष्य में कैक्सिन की सपोर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद को और तेजी से मजबूत बना सकता है। कुछ ही देर बाद कैक्सिन वापस यान के पास आती है, लेकिन उसके हाथ में मौजूद तलवार देखकर यान हैरान रह जाता है, क्योंकि कैक्सिन वह डीमन शेड सेबर उसे उपहार में दे देती है। वह कहती है कि यह उनकी पहली मुलाकात का गिफ्ट है और यान इसे लौटाने की कोशिश भी न करे। यान पूरी तरह चौंक जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैक्सिन इतनी महंगी तलवार उसे दे देगी। इससे उसे समझ आ जाता है कि कैक्सिन सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बेहद अच्छी इंसान भी है। यान खुशी से तलवार स्वीकार कर लेता है और उसका धन्यवाद करता है। दूसरी तरफ कैक्सिन को मजबूत एहसास हो रहा था कि भविष्य में यान बहुत बड़ी हस्ती बनने वाला है। इसी वजह से वह उसकी मदद करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही थी। उसे लगता था कि आगे चलकर यह इन्वेस्टमेंट उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद यान सुझाव देता है कि वे तुरंत रुकी ट्रेनिंग ग्राउंड चले। कुछ देर बाद दोनों चार्जिंग बीस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं। नई तलवार मिलने के बाद यान की ताकत और बढ़ चुकी थी। अब वह मॉन्स्टर्स को ऐसे काट रहा था जैसे मक्खन काट रहा हो। वहीं पीछे से कैक्सिन लगातार सपोर्ट और हीलिंग दे रही थी। उनकी जोड़ी इतनी जबरदस्त साबित होती है कि वे नया क्लियर टाइम रिकॉर्ड बना देते हैं। साथ ही कैक्सिन का लेवल भी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वे साइक्लोन वुल्फ्स ट्रेनिंग बेस का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है और जब लोगों को पता चलता है कि यान ने यो फैमिली की कैक्सिन के साथ टीम बनाई हुई है तो वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर कैक्सिन के पिता टाली मर्चेंट गिल्ड के चेयरमैन थे और टाली मर्चेंट गिल्ड पूरे देश की टॉप 10 ट्रेडिंग हाउसेस में से एक थी। कुछ समय बाद कैक्सिन आखिरकार लेवल 9 तक पहुंच जाती है, लेकिन अब लगातार लड़ाई की वजह से वह थकने लगी थी। वह यान से थोड़ी देर आराम करने का सुझाव देती है, लेकिन यान कहता है कि वे चलते चलते भी आराम कर सकते हैं। उसके हिसाब से कैक्सिन के मौजूदा स्टैट्स इतने अच्छे थे कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर कैक्सिन को नई प्रेरणा मिलती है। वह कहती है कि अगर यान इतना मेहनत कर सकता है तो वह भी कोशिश करेगी। आखिर उसके पास भी एस रैंक सपोर्ट क्लास थी। इस समय तक यान पहले ही लेवल 13 तक पहुंच चुका था। तब वह कैक्सिन को बताता है कि अब उनका अगला लक्ष्य नेदर फ्लेम बियर बेस होगा। ये रूकी ट्रेनिंग बेसिस में अकेला ऐसा बेस था जिसे सीवियर डेंजर रेटिंग मिली हुई थी। कुछ देर बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। प्रवेश द्वार पर मौजूद ऑफिसर उन्हें देखकर चिंतित हो जाता है। वह यान से कहता है कि उसे पता है उसने बाकी सभी बेसिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन नेदर फ्लेम बॉर किंग, चार्जिंग रैबिट्स और साइक्लोन वुल्फ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यान आत्मविश्वास से जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना बड़ा खतरा होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई जोखिम लेने से डरता रहेगा
तो वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। अंदर ही अंदर यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आखिर उसके साथ केक्सिन जैसी एस रैंक सपोर्ट क्लास मौजूद थी। जब ऑफिसर देखता है कि यान अपना फैसला बदलने वाला नहीं है तो वह मजबूरी में उन्हें अंदर जाने देता है। जाते समय वह दोनों को शुभकामनाएं देता है। यान मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है क्योंकि उसे लगता था कि इस डंजन में उन्हें जितनी भी किस्मत मिल जाए कम होगी। कुछ देर डंजन के अंदर चलने के बाद केक्सिन हैरानी से पूछती है कि अभी तक एक भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखा। इस पर यान उसे बताता है कि यहाँ कोई छोटे मॉन्स्टर्स नहीं है, पूरा डंजन सिर्फ एक बॉस मॉन्स्टर के लिए बनाया गया है। ये सुनते ही केक्सिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ सके दूर एक विशालकाय आकृति दिखाई देती है, बॉस मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर केक्सिन लगभग बेहोश होने वाली थी। दूसरी तरफ यान की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वह अपनी दोनों तलवारें निकालता है क्योंकि आखिर उसे एक योग्य अपोनेंट मिल गया था। उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर था लेवल 15 स्पेक्ट्रल वाइल्ड पोर किंग, जिसके पास गोस्ट फ्लेम चार्ज स्किल थी। ये मैजिक केव्स का एक बेहद खतरनाक मैजिकल बीस्ट था। उसका स्वभाव बेहद हिंसक था। उसके शरीर से निकलने वाली गोस्ट फ्लेम्स 200 डिग्री तक का तापमान पैदा कर सकती थी। लड़ाई शुरू होने से पहले यान केक्सिन को होली लाइट इस्तेमाल करने का आदेश देता है ताकि उसकी एचपी लगातार बनी रहे। केक्सिन तुरंत होली एंजल स्किल एक्टिवेट कर देती है और उसी समय यान सीधा पोर किंग पर हमला बोल देता है। उसका मानना था कि इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर के खिलाफ पहला वार करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। हवा में छलांग लगाते हुए वह ग्रेविटी और स्पिन का इस्तेमाल करके सीधे मॉन्स्टर की गर्दन काटना चाहता था, लेकिन उसकी योजना उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती। जैसे ही यान हमला करता है, बॉर किंग हवा में उछल जाता है और अपने विशाल टस्क से हमला रोक देता है। ये देखकर यान समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर पहले के बॉस मॉन्स्टर्स जितना मूर्ख नहीं है और उसे दोबारा उसी चाल से बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा। लेकिन यान तुरंत नई योजना बनाता है। वह तय करता है कि हवा में रहते हुए ही एज्योर स्टील सोर्ड को मॉडिफाई करेगा ताकि केक्सिन उसकी शक्ति का रहस्य न देख सके। अगले ही पल वह एज्योर स्टील सोर्ड को साइन स्टील सोर्ड में बदल देता है। सामान्य एज्योर स्टील सोर्ड लगभग बेकार थी, लेकिन साइन स्टील सोर्ड का वार रोकना बॉर किंग के लिए लगभग असंभव था। हालांकि यान की वर्तमान ताकत सीमित थी, इसी वजह से वह असली साइन स्टील सोर्ड नहीं बना पाया। उसकी जगह सिर्फ लेवल 10 की रिपिका वर्जन बन सकी, लेकिन नकली होने के बावजूद उसकी शक्ति बेहद खतरनाक थी। वह लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी और दुश्मन के आर्मर को भी आसानी से चीर सकती थी। यान इस परिणाम से बिल्कुल निराश नहीं होता। उसे पता था कि मॉडिफाई स्किल हवा से गॉड टियर आर्टिफैक्ट नहीं बना सकती, लेकिन लेवल 15 बॉर किंग को मारने के लिए यह काफी था। इस हथियार के साथ उसके स्टैट्स भी काफी बढ़ गए थे। अब उसके पास साफ बढ़त थी। अगले ही पल यान बिजली की तरह आगे बढ़ता है और एक ही वार में बॉर किंग के विशाल टस्क्स में से एक को काट देता है। यह देखकर बॉर किंग दर्द और गुस्से से पागल हो उठता है। वहीं जब केक्सिन का ध्यान बोर की तरफ था, यान जल्दी से अपनी तलवार को वापस एज्योर स्टील स्वॉर्ड में बदल देता है ताकि वह कुछ नोटिस न कर सके। दूसरी तरफ केक्सिन अभी भी सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण ई रैंक वेपन इतनी जबरदस्त डैमेज कैसे कर सकती है। आखिर एक ही वार में बियर किंग का सबसे मजबूत हिस्सा उसका टस कट गया था। कुछ देर सोचने के बाद केक्सिन एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उसके हिसाब से यह वेपन की ताकत नहीं थी, ये पूरी तरह यान की अपनी ताकत थी। वह सोचती है कि जो इंसान 2F रैंक क्लासेस के बावजूद इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, वह शायद ज्यादातर एस रैंक क्लासेस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उधर केक्सिन अपनी ही सोच में खोई हुई थी। यान उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाता है कि वह अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी कहानियां बना रही है, लेकिन अभी उनके सामने वो मॉन्स्टर जिंदा खड़ा था। इसीलिए यान उसे आवाज लगाकर वास्तविकता में वापस लाता है। वह केक्सिन से कहता है कि उस पर होली लाइट बनाए रखे, वरना मॉन्स्टर मरने के बाद उसे पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। केक्सिन तुरंत उसकी बात मान लेती है और होली लाइट एक्टिवेट कर देती है। होली लाइट की चमक यान के शरीर पर पड़ते ही वह बॉर किंग को खत्म करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन हमला करने से पहले वह एक बार फिर सोचता है क्या अगला अटैक भी मॉडिफाई स्किल के साथ करना चाहिए। कुछ देर तक वह अलग अलग नामों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन फिर रुक जाता है, ये सोचकर कि अगर उसने कोई बेवकूफी भरा मॉडिफिकेशन कर दिया तो स्किल फेल भी हो सकती थी या उल्टा नुकसान भी हो सकता था। इसलिए वह जोखिम न लेने का फैसला करता है। उसी समय बॉर किंग अपनी स्किल नेदर फ्लेम चार्ज एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर यान का ध्यान वापस लड़ाई पर आ जाता है और तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह तय करता है कि सीधे स्किल को ही मॉडिफाई करेगा। कुछ सोचने के बाद वह अचानक केक्सिन से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। केक्सिन हैरान होकर पूछती है कि क्यों, लेकिन यान सिर्फ इतना कहता है कि उस पर भरोसा करे। वह बताता है कि जो होने वाला है शायद वह उसे देखना पसंद न करे। केक्सिन बिना सवाल किए उसकी बात मान लेती है। उसे लगता है कि शायद आगे बहुत खून खराबा होने वाला है। उधर बॉर किंग नीली गोस्ट फ्लेम से घिरा हुआ यान की तरफ दौड़ रहा था। ठीक उसी समय यान मॉडिफाई स्किल एक्टिवेट कर देता
लेता है। उंगलियां चटकाते ही नेदर फ्लेम चार्ज बदलकर नेदर फ्लेम ड्रिफ्ट बन जाती है। स्किल एक्टिवेट होते ही एक अजीब दृश्य सामने आता है। बॉर्किंग की पूरी रफ्तार गायब हो जाती है और वह हवा में धीरे धीरे तैरने लगता है। यहाँ तक कि खुद बॉर्किंग भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे धीमा जीव बन गया हो। अपनी इस कलाकारी से खुश होकर यान तुरंत हमला करने दौड़ पड़ता है और बीच रास्ते में एज्योर स्टील सोर्ड को फिर से साइन स्टील सोर्ड में बदल देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त वार बॉर किंग की गर्दन पर पड़ता है। एक ही अटैक में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। बॉर किंग मारा जा चुका था। सारा एक्सपीरियंस यान को मिल जाता है और उसी क्षण उसका लेवल बढ़कर लेवल 15 हो जाता है। यान खुद भी हैरान रह जाता है। सबसे ताकतवर रुकी बॉस मॉन्स्टर को मारने के कारण वह एक साथ 2 लेवल ऊपर चला गया था। दूसरी तरफ कैक्सिन अभी भी आंखें बंद किए खड़ी थी, लेकिन तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देती है। अपने रिवॉर्ड्स देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसका लेवल 1 नहीं बल्कि 3 बार बढ़ चुका था और अब वह लेवल 12 पर पहुंच गई थी। ये देखकर उसके मन में सवाल उठता है, क्या यान ने सचमुच मॉन्स्टर को हरा दिया? उधर यान तलवार को वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में बदल देता है। फिर कैक्सिन के पास पहुंचता है। हालांकि उसने उसे अपनी शक्ति छुपाने के लिए आंखें बंद करने को कहा था, लेकिन उसे यह देखकर खुशी होती है कि कैक्सिन ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली। उसके हिसाब से कैक्सिन एक अच्छी टीममेट थी। वह आज्ञाकारी थी, अमीर थी और उसके पास बेहतरीन हीलिंग स्किल्स भी थी। इसीलिए यान मन ही मन तय कर लेता है कि भविष्य में जिन डंजन्स में पार्टी की जरूरत होगी वहां वह कैक्सिन को जरूर साथ लाएगा। कुछ मिनट बाद वह कैक्सिन से आंखें खोलने को कहता है और बताता है कि उसका लेवल अप रिक्वेस्ट पूरा हो चुका है। जैसे ही कैक्सिन आंखें खोलती है वह सामने मरे हुए बियर किंग को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि यान ने इतने भयानक मॉन्स्टर को अकेले मार दिया। जब यान बाहर जाने की तैयारी करता है कैक्सिन कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रहती है। उसकी नजर में यान एक रेयर टैलेंट था, ऐसा इंसान जो शक्तिशाली होने के साथ साथ भरोसेमंद भी था। लेकिन यान के जाने से पहले कैक्सिन उसे आवाज देती है। फिर वह उसकी पेमेंट निकालती है, साथ ही एक बोनस गिफ्ट भी देती है। जैसे ही यान उस गिफ्ट को देखता है उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह एक स्टोरेज रिंग थी। स्टोरेज रिंग्स बेहद कीमती चीज थी। उन्हें ऐसे क्रिस्टल से बनाया जाता था जिनमें स्थायी स्पेशल मैजिक होती थी। इनके अंदर सामान रखने की क्षमता सामान्य नियमों को नजरअंदाज कर देती थी। ये लगभग कुछ भी स्टोर कर सकती थी, यहाँ तक कि सबसे छोटी स्टोरेज रिंग भी लाखों में बिकती थी। इसी वजह से यान तुरंत उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन कैक्सिन जिद पर अट जाती है। वह कहती है कि यान की टैलेंट को इसकी उससे ज्यादा जरूरत है और वैसे भी उसने तय हुए सौदे से 2 लेवल ज्यादा दिलाए हैं। यान समझ जाता है कि उसकी बात सही है। आखिर वह जल्द ही डीमन केव के वाइल्ड एरियाज में जाने वाला था और वहां लूट इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज रिंग बेहद काम आने वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह कैक्सिन का गिफ्ट स्वीकार कर लेता है। बदले में यान उससे वादा करता है कि जब भी उसे किसी मदद की जरूरत होगी वह मदद करेगा। बस शर्त इतनी होगी कि वह काम उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दोनों इस समझौते पर सहमत हो जाते हैं और फिर डंजन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। उधर बाहर फ्रेशमैन रैंकिंग्स को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। हर कोई हैरान था क्योंकि इस साल टॉप कंटेंडर्स के लेवल्स एक दूसरे के बेहद करीब थे। कारण साफ था, इस साल नानारोंग सिटी में असाधारण टैलेंट्स की भरमार थी। कई एस रैंक और ए रैंक कॉम्बैट क्लासेस अवेकन हुई थी और सबसे ज्यादा चर्चा नानारोंग 7th हाई स्कूल की हो रही थी, क्योंकि अफवाह थी कि वहां अकेले 3 एस रैंक कॉम्बैट क्लासेस अवेकन हुई है। कुछ देर बाद यान और कैक्सिन भी भीड़ में शामिल होकर रैंकिंग्स देखने लगते हैं। हालांकि इस समय रैंकिंग में यान अभी भी नंबर 1 था, लेकिन उसे पता था कि ये बढ़त ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि उसके पीछे मौजूद तीनों लोग बेहद खतरनाक कॉम्बैट क्लासेस अवेकन कर चुके थे। उनमें पहला था ली यूफेंग। वह नानारोंग 3rd हाई का टॉप स्टूडेंट था और पढ़ाई तथा कॉम्बैट दोनों में शानदार परफॉर्मेंस करता था। उसने एस रैंक स्वॉर्ड सेंट क्लास अवेकन की थी। क्लोज कॉम्बैट में उसकी बराबरी करना लगभग असंभव था। दूसरा टैलेंटेड स्टूडेंट था जांग होंग। वह नानारोंग 9 हाई का मार्शल आर्ट्स चैंपियन था। उसने ए रैंक ब्लेजिंग फिस्ट मास्टर क्लास अवेकन की थी। उसकी ऑफेंसिव पावर बेहद भयानक मानी जाती थी। तीसरा नाम था लू युआन। उसने एस रैंक किल असैसिन क्लास अवेकन की थी। यह एक एलिमेंटल हाई एगिलिटी क्लोज कॉम्बैट क्लास थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और एम्बश अटैकर्स थे। पिछली जिंदगी में यान ने इन तीनों को चमकते हुए सितारों की तरह उभरते देखा था। उन सभी ने शानदार करियर बनाया था, लेकिन इस जिंदगी में यान का गोल अलग था। वह सिर्फ उनके बराबर नहीं पहुंचना चाहता था, वह उन सभी को पीछे छोड़कर नानारोंग सिटी टॉप 100 रैंकिंग के सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता था। उसे पता था कि भविष्य में ये तीनों उसके सबसे बड़े राइवल्स बनने वाले हैं। लेकिन यही बात उसे उत्साहित भी कर रही थी, क्योंकि वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह उनसे टॉप पोजीशन के लिए मुकाबला करेगा। लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी काम कुछ और था, घर जाना और अपनी बहन जांग यो से मिलना।
पिछली जिंदगी में शक्तिशाली लोगों ने उसे घर से दूर ले जाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी बहन अकेली रह गई थी और उसके बाद वह उसे कभी दोबारा नहीं देख पाया। उसे सिर्फ दूसरे लोगों से उसकी खबरें मिलती थी। इसलिए इस दूसरी जिंदगी में यान ने कसम खाई थी वह अपने सारे पुराने पछतावे खत्म करेगा। कुछ देर बाद वह कैक्सिन को अलविदा कहता है। जाते जाते कैक्सिन उसे याद दिलाती है कि अगली डंजन रन में उसे भी साथ ले जाना। यान मुस्कुराकर हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने पुराने घर पहुंच जाता है, जिस घर में वह कभी रहता था। पिछली जिंदगी में वहां से जाने के बाद वह कभी वापस नहीं लौटा था। उसे अपनी बहन जांग यो की खबरें सिर्फ दूसरों के जरिए मिलती थी। हालांकि बाद में यो ने भी एक शक्तिशाली ए रैंक कॉम्बैट क्लास अवेकन की थी, लेकिन फिलहाल वह वही शर्मीली और लोगों से दूर रहने वाली लड़की थी जिसे यान जानता था। घर में प्रवेश करते ही यो उसका स्वागत करती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। जांग यो इस समय 15 साल की थी और 9 ग्रेड में पढ़ती थी। माता पिता की मौत के बाद वह धीरे धीरे लोगों से कट गई थी। 3 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय वह खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी, लेकिन डीमन केव में माता पिता की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। खाना खाते समय अचानक यो एक ऐसी बात कहती है जिससे यान चौंक जाता है। वह कहती है कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है। यान तुरंत कारण पूछता है। आखिर यो अपनी ग्रेड की टॉप स्टूडेंट थी। पढ़ाई और कॉम्बैट दोनों में उसका परफॉर्मेंस शानदार था। ऊपर से हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भी करीब था। ऐसे में स्कूल छोड़ने की बात बिल्कुल समझ से बाहर थी। यो धीरे से जवाब देती है। उसके अनुसार वह यान जैसी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर सकती। उसने सिटी रैंकिंग्स में यान के परिणाम देखे थे। वह अपने भाई की मेहनत की तारीफ करती है और कहती है कि एक दिन वह जरूर महान बनेगा। उसका मानना था कि यान का भाग्य इस दुनिया की रक्षा करने के लिए बना है, लेकिन दूसरी तरफ यो को खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इतनी अच्छी ग्रेड्स और कॉम्बैट टैलेंट होने के बावजूद वह खुद को कमजोर समझती थी। वह बताती है कि वह नौकरी करना चाहती है ताकि घर का खर्च उठाने में मदद कर सके, लेकिन यान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे साफ महसूस हो रहा था कि याओ कुछ छिपा रही है, इसलिए वह उससे असली कारण बताने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि यो जवाब दे सके, दरवाजे पर कोई आ जाता है। वह था अंकल कुआन। कमरे का माहौल देखकर वह कुछ पल के लिए रुक जाता है, फिर अंदर आकर अपनी लोन कंपनी की परेशानियों के बारे में शिकायत करने लगता है। असल में कुआन इक्वान इमरजेंसी माइक्रोलोन कंपनी का मालिक था। पिछले 2 सालों से यान और यो घर का खर्च चलाने के लिए उसकी कंपनी से पैसे उधार लेते आ रहे थे। यो के चेहरे के भाव देखकर यान को तुरंत सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुआन पहले भी यहाँ आया होगा और यही यो के स्कूल छोड़ने की असली वजह है। वह समझ जाता है कि यो ने उसकी रैंकिंग देख ली है। उसे पता है कि कॉलेज में जाने के लिए यान को बहुत पैसे चाहिए होंगे और घर की हालत इतनी खराब है कि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। इसलिए यो ने फैसला किया था कि वह अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़ देगी ताकि यान पर बोझ न बने। ये सोचकर यान का दिल भारी हो जाता है। वह सीधे कुआन से पूछता है कि पिछले 2 सालों में उन पर कितना कर्ज चढ़ा है। कुआन हिसाब लगाकर बताता है कि सिर्फ मूल रकम ही लगभग 43,000 है, ब्याज अलग। उसे खुद भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी कंपनी की हालत भी खराब थी। अगले ही पल यान जेब से पैसे निकालता है। ये वही 50,000 थे जो उसे कैक्सिन से मिले थे। वह पूरे 50,000 कुआन को दे देता है और कहता है कि अतिरिक्त रकम ब्याज समझ कर रख ले। यह देखकर कुआन हैरान रह जाता है। वहीं यो भी चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके भाई के पास इतने पैसे कहां से आए। यान उसे सब समझाना चाहता था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं। कुआन भी उसकी मंशा समझ जाता है, इसलिए वह तुरंत वहां से जाने की तैयारी करता है। जाते जाते वह कहता है कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो उसे जरूर बुलाना। कुआन के जाने के बाद यो तुरंत सवाल पूछती है। उसे डर था कि कहीं यान ने कोई गलत काम करके पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन यान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आश्वासन देता है। वह कहता है कि उसके पैसे पूरी तरह साफ हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह बड़े आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह नानारोंग सिटी टॉप 100 रैंकिंग में नंबर 1 बनेगा। इतना ही नहीं, वह नानारोंग सिटी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप करेगा और 3 लाख की प्राइज मनी जीतेगा। इसके बाद वह यो से कहता है कि वह उसके कारण अपना भविष्य बर्बाद करने की कोशिश न करे। यो तुरंत समझ जाती है कि उसका बहाना काम नहीं आया। यान पहले ही असली कारण जान चुका था। फिर यान उसे एक बैंक कार्ड देता है और कहता है कि उसके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस अभी तक उसने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। अंत में वह यो से कहता है कि वह पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दे, क्योंकि जिस दिन वह सबसे ऊपर पहुंच जाएगा लोगों का ध्यान यो पर भी आने लगेगा। उस दिन हर कोई उसे टॉप जीनियस की छोटी बहन के रूप में देखेगा और उसके ऊपर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए यान चाहता था कि यो
अभी से मेहनत करे और अपनी पूरी पीढ़ी की सबसे मजबूत स्टूडेंट बने। ये सुनते ही याओ कांपने लगती है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह दौड़कर यान को गले लगा लेती है। रोते हुए वह कसम खाती है कि वह कभी अपने परिवार का नाम खराब नहीं करेगी। यान धीरे धीरे उसे सांत्वना देता है। उसी समय वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब उसे एक साथ दो काम करने होंगे, लेवल अप करना और पैसा कमाना। फिर पूरी दृढ़ता के साथ वह कसम खाता है कि इस बार नानारोंग सिटी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर वही बनेगा। अपने गोल तक पहुंचने के लिए यान एक बड़ा फैसला करता है। वह ह्यूमन कंट्रोल्ड जोन्स के बाहर जाने वाला था, यानी डेमन केव के वाइल्ड एरियाज में, क्योंकि सबसे तेज लेवल अप वहीं होता था और उन जगहों में सबसे मशहूर थी पॉइजन ड्रैगन वैली। ये जगह खतरों और अवसरों दोनों से भरी हुई थी। वहां मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से यान मानता था कि सोलो लेवलिंग के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। साथ ही एक अफवाह भी थी। पॉइजन ड्रैगन वैली की गहराइयों में एक दुर्लभ ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर रहता है। यान चाहता था कि उसे उस मॉन्स्टर का एग मिल जाए, क्योंकि तब वह यूनिवर्सल क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल करके एक बेहद शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बना सकता था। ड्रैगन वैली में मिलने वाले मैजिक क्रिस्टल्स भी उसकी नजर में थे, जिन्हें बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती थी। दुनिया के शिखर तक पहुंचने के अपने सपने को पूरा करने के लिए यान अगले दिन पॉइजन ड्रैगन वैली जाने का फैसला करता है।